हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको लूसेंट की काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराई जा रही है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लूसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि इसमें आपको बेसिक जानकारी और साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाता है। तो अगर आपको लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपने लूसेंट पढ़ रखा है, तो मैंने यहाँ पे 2 वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। पहला वीडियो टॉपिक वाइज, जो कि मॉर्निंग में मैंने आपको अपलोड किया था, और साथ ही साथ इवनिंग में आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है 50 MCQ के साथ, और काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि इस सारे क्वेश्चंस का PDF ऑलरेडी मैंने, जो कि शाम को ही अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था। अगर आपने सेट लगा लिया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर मैच करना है और सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन को समझना है। तो अगर आपने हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ा, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है, तो ज़रूर जुड़े। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति को अपनाई थी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ग्रिड पद्धति को अपनाया था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको चैलेंज दिया जाता है, और जनरल कैटेगरीज के लिए 42 मार्क्स, BC के लिए 40 मार्क्स, SC कैटेगरी 35, ST के लिए 37 और EWS कैटेगरीज के लिए 39 मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, क्योंकि लूसेंट का सारा टॉपिक वाइज यहाँ पे कराया जा रहा है। साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दे रहा है रेगुलर बेसिस पे, तो हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे मैच करके बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें लोथल, तो लोथल में क्या था कि उनका बंदरगाह था गोदीबाड़ा, यानी कह सकते हैं फर्स्ट का सेकंड के साथ कहाँ मैच हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि फर्स्ट का सेकंड के साथ मैच हो रहा है, A का 2 के साथ। ऑप्शन हम B को टिक कर सकते हैं। बाकी को भी समझ लीजिए। कालीबंगन से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि B का फर्स्ट। तो देख सकते हैं कि B का फर्स्ट यहाँ पे मिल रहा है। उसी तरह से यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखें, धौलावीरा। तो धौलावीरा देखिए गुजरात में पड़ता है, और हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख यहाँ से पाया गया, और बनवाली पक्की ईंटों की बनी हल यहाँ से मिली है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्शन B को मैच करेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर होगा ऑप्शन C, धर्मपाल ने कराया था। पाल वंश के ये शासक थे, धर्मपाल ने कराया था। और इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे पहाड़पुर बौद्ध विहार, या फिर इसको सोमपुर विहार, या फिर सोमपुर महाविहार, एक प्राचीन बौद्ध विहार जो कि वर्तमान में ध्वंस अवस्था में। तो यहाँ पे इसको 3 नामों से जाना जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह कहाँ पे स्थित है? तो बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहारों में से एक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा था एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, किसकी खोज किसने की थी? 1879 ईस्वी में कनिंघम ने की थी, और 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल में घोषित भी किया हुआ था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश में स्थित है, तो ये चीज़ आपको याद रखना, किसने खोज की, कब यूनेस्को में शामिल किया गया, तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ध्यान रखेंगे, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो करेक्ट आंसर होगा नागर शैली में निर्मित है। इन पॉइंट्स को पढ़ते और समझते हैं यहाँ पे एक्चुअली में मतलब क्या है। देखिए, भारतीय स्थापत्य कला में मंदिरों के 3 शैलियों विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य से कृष्ण नदी तक एक मिश्रित प्रकार की वेसर शैली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेसर शैली, तथा कृष्ण से दक्षिण में कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली का विकास हुआ। उड़ीसा के ज़्यादातर मंदिर नागर शैली में निर्मित है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध जो कि सूर्य मंदिर नागर शैली के उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पुरी के जगन्नाथ मंदिर और साथ ही साथ जो कोणार्क मंदिर है वो दोनों नागर शैली के उदाहरण है, और उड़ीसा के ज़्यादातर मंदिर जो है वो नागर शैली में ही निर्मित है। ठीक है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये भी नागर शैली के चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, इनको आप सभी को याद रखेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप BPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान, जिसमें आपको बिहार के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ आपको मिलेगा 300 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ, 20,000 से प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फ्री टेस्ट सीरीज। हमारी प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी पर आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट, वो भी फ्री में।
T20 टेस्ट सीरीज में 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चंस जो कि आप रोज़ दे सकते हैं और एवरी संडे बीपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में। जब इतना कुछ फ्री में है तो आपको इसका बेनिफिट्स ज़रूर लेना चाहिए। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सेलेक्ट करें बीपीएससी गोल और यूज़ करें मेरी रेफरल कोड निरंजन 10, ठीक है। और फिर आपका ये फ्री प्लान एक्टिवेट हो जाएगा और आप देख सकेंगे सारी फ्री क्लासेस और दे सकेंगे फ्री मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। ऑप्शन ए को टिक करेंगे नरसिंह प्रथम, ठीक है, नरसिंह प्रथम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। गोवा पर अधिकार किया था वह पुर्तगाली कौन था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखा, आप इसको पढ़िए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में बीजापुर से छीन करके अपनी नीति का आरंभ किया, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़िए क्यों इन्होंने ऐसा किया था कि गोवा एक उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह और भारत का किला था जहाँ से पुर्तगाली मलाबार के व्यापार को नियंत्रित कर सकते थे, इसलिए गोवा पुर्तगालियों के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलाप के प्रमुख केंद्र के रूप में उपयुक्त था। अल्बुकर्क ने गोवा को पुर्तगालियों की पहली राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, और वो कौन था, सर थॉमस रो, ठीक है। सर थॉमस रो ने कह सकते हैं कि अजमेर के किले में आकर के जहांगीर से ये भेंट किया था, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे। मराठों ने सर्वप्रथम देवगिरी के यादवों के अधीन जो कि कार्य करके प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किए थे। ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो वन पाए जाते हैं उष्णार्द्र पतझड़ वन। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की प्रसिद्ध लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। जो लैंगून झील चिल्का है वो कह सकते हैं कि भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक है और ये पड़ता है हमारा कहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला जो दौरा किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो मेगास्थनीज, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। मेगास्थनीज जो कि यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो 302 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में करीब 6 वर्षों तक ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। और इनसे जुड़े एक क्वेश्चन पूछा था कि इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था, ठीक है, मेगास्थनीज ने। और कल की वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था, 7 वर्गों में बांटा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि मराठों के कह सकते हैं कि बर्गीगिरी, जिसको गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या फिर छापामार युद्ध प्रणाली कह सकते हैं, गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया। तो इसका राइट आंसर होता है मलिक अंबर। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। साथ ही अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन सी दर्रे स्थित है, जैसे बम्बिडला दर्रा आपने देखा, बुमला दर्रा याद रख सकते हैं, दीफू दर्रा और यंग्याप दर्रा। दीपू दर्रा और यंग्याप दर्रा अक्सर पूछे जाते हैं तो इनको आप याद रखेंगे। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। सांगपो यानी कि तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी को हम लोग सांगपो के नाम से वहाँ पे तिब्बत में जाना जाता है और ये भारत में कहाँ पे प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि प्रकाश में भी आप याद रख सकते हैं कि प्रकाश में प्र है तो अनुप्रस्थ में भी प्र है। इस तरह से आपको याद रखने में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आसानी से याद रख सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ध्रुवीकरण, ठीक है, ध्रुवीकरण राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो की गई थी वो मैक्सवेल ने की थी। सी बिल्कुल सही आंसर होता है। अगला प्रश्न कि मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधार कहलाता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो अध्ययन कहलाता है वो कौन सा अध्ययन है। वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधार क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर होगा
यूथेनिक्स, ठीक है। यूथेनिक्स से संबंधित मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर रखा, इनको हम पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए यूथेनिक्स इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सुजीवनिकी, ठीक है, सुजीवनिकी कहा जाता है, या फिर इसको सुजीवन विज्ञान, निवास और अन्य मानवीय वातावरण में बदलाव करके मानव जीवन के स्तर को सुधारने के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। इसमें अपने वातावरण के मनुष्यों पर पड़ने वाले असर का विश्लेषण और समीक्षा की जाती है, ठीक है। तो यूथेनिक्स आपको समझ में आ गई कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक ऊतक होता है क्या, एपिथेलियमयी ऊतक। ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न बनता है कि अवस्तंभ मूल, ठीक है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है किसमें, स्टील रूट कहते हैं। अवस्तंभ मूल पाई जाती है किसमें, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे हुआ गन्ने में पाई जाती है, बी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो परमाणुओं के समस्थानिक को कहा जाता है। समस्थानिक हम उन्हें कहते हैं जिनको इंग्लिश में आइसोटॉप्स कहते हैं, ठीक है। समस्थानिक उसे कहा जाता है जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, परमाणु यहाँ पे द्रव्यमान होगा, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेंगे, परमाणु द्रव्यमान उनका भिन्न भिन्न होना चाहिए, ठीक है। परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, उसको हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट जो होता है उसको हम लोग आइसोबार यानी कि समभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो डेबराइन का त्रिक नियम आपने पढ़ा होगा, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान कैसा है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना, आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। संघीय व्यवस्था की बात करें तो ये कनाडा से संबंधित होता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए पंचायती राज्य को जब बनाया जा रहा था तो उसमें 2 स्तरीय होने की बात किसने कही थी, 3 स्तरीय होने की बात कही थी किसने, तो 2 स्तरीय पंचायती की जो स्वरूप की बात की गई थी वो अशोक मेहता के द्वारा की गई थी 1977 में, ठीक है। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती जो व्यवस्था आज भी लागू है वो 1957 में जो बलवंत राय मेहता समिति थी उन्होंने सिफारिश की थी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे भाग 9 के अंतर्गत आता है पंचायती, ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे। और ये 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन किस तरह से होता है। आर्टिकल 93 आपने पढ़ा होगा, उसमें कहा जाता है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपनी पहली बैठक के दौरान ही अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी की अगर हम बात करें तो इनके बारे में जो उल्लेख किया गया वो आर्टिकल 76 में किया गया, ठीक है, आर्टिकल 76 में, जिनकी नियुक्ति की अगर हम करें तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी, 1991 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो संसद की नियम समिति की सिफारिश पे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए नियम समिति होती क्या है, यह समिति राज्यसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन विषय मामलों पर विचार करती है और नियमों में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन जो भी आवश्यक समझा जाए की सिफारिश करती है। उपसभापति अथवा उनकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा समिति के प्रतिवेदनों को समय समय पर सभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इससे कुछ जुड़ी ये पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर उनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, न्यूट्रॉन, ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, न्यूट्रॉन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था, शिवाजी महाराज, राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
अगला प्रश्न देखिए, फासीवाद के मुख्य अधिवक्ता थे, फासीवाद के मुख्य अधिवक्ता थे मुसोलिनी। ऑप्शन 1 को टिक करेंगे, मुसोलिनी। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इनको पढ़िए। फासीवाद या फिर फासिस्टवाद कह सकते हैं, इटली में बेनितो मुसोलिनी द्वारा संगठित फ्रांसियो डी कम्बैटिमेंटो का राजनीतिक आंदोलन था जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ। इसकी प्रेरणा और नाम सिसिली के 19वीं सदी के क्रांतिकारियों फासेज से ग्रहण की गई थी। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किससे ली गई थी, तो फासेज से ग्रहण की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया, किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को जो कि प्रेरित किया। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि नीचे कमेंट करके बताएं कि फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब था। ठीक है, देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। जो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है आप उनका कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, इससे आपकी यहाँ पे मैं आपके लिए बताता हूँ, क्योंकि आपको देखिए ये अगर आपको नहीं भी याद है तो आप इसको ढूंढ कर कमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको ये याद हो जाएगा, और जिन्हें याद है तो उनका तो रिविज़न हो ही जाएगा। तो नीचे आप कमेंट ज़रूर किया करें। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें कि किसकी शिक्षाओं से फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया गया था, तो सही आंसर है रूसो। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, किसके द्वारा सीमांकित की गई है, तो रेड क्लिफ लाइन यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, रेड क्लिफ लाइन। जबकि मैकमोहन रेखा मैंने आपको बताया था, ये अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच खींची गई है। ठीक है, अच्छा मैगिनॉट लाइन की अगर हम बात करें तो क्या है मैगिनॉट लाइन, बताइए। मैगी जाफ्रांस मैंने आपको याद कराया था, जर्मनी और ये फ्रांस के बीच। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा। अब छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि डुरंड लाइन किन के बीच है। 3 तो मैंने आपको बताया, एक आप बताइए डुरंड लाइन किन के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। अगर हम यहाँ पे ऐसे बात करें नॉर्मली, तो जितने भी हमारे स्थलीय सीमा लगती हैं अलग अलग देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ लगता है, करीब 160 किलोमीटर लंबा। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम यहाँ पे देखें तो सबसे छोटा भूटान होगा, भूटान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। और सबसे अधिक जो होता है वो बांग्लादेश के साथ होता है। भूटान के साथ हमारे भारतीय राज्य कौन कौन से सटते हैं, तो इनको आप याद रख सकते हैं, साब। ठीक है, छोटा सा तरीका है साब। एस से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश और ए से जो कि असम, और बी से हम कह सकते हैं बंगाल। बिहार मत कर देना, बंगाल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जा रहा है, तो लंबा बांध के रूप में हीराकुंड बांध को जानते हैं, जो कि महानदी पर बनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया। सलाल बांध जो परियोजना है वो किस नदी पर है, तो चिनाब नदी पर बनाया गया, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कुल मिट्टियाँ की अगर हम बात करें तो कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली जब गंगा नदी पर नहीं है तो कहाँ पे होगा, तो ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। वायोम जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैरे नदी, जिसको हम लोग पहले कांगो के नाम से जानते थे। कांगो नदी भी कभी कभी देता है, कभी कभी जैरे लिखता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैरे। ध्यान रखिएगा, बायोम जो फॉल्स है यानी कि बायोम जो झरना है, इसे पहले स्टेनली जलप्रपात के नाम से जाना जाता था, स्टेनली फॉल्स के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गरज सुनाई पड़ती है, इसका कारण क्या है। ऊपर में आपने डेफिनेटली देखा होगा ये सभी चीज़, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल जो कि ध्वनि की चाल से बहुत ज़्यादा अधिक है, इस वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कि ध्वनि, वायु में ध्वनि का वेग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात करना है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। बताइए, तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि ध्वनि जो होता है, ठीक है, ध्वनि का जो अगर हम प्रभाव देखें तो ताप पर पड़ता है लेकिन दाब पर नहीं पड़ता। ठीक है, ताप पर प्रभाव पड़ता है लेकिन दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर हम यहाँ पे कहें तो अगर तापमान को घटाएंगे तो जो ध्वनि होता है वो भी घट जाता है, अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दाब पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ताप के घटने से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया था। प्रस्तापित किया गया था किसके द्वारा,
प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? ध्यान रखेंगे अब तक हमारे देश में जो कि राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू किया गया, ठीक है, 3 बार लागू किया गया। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय आपात होता है, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात की बात की गई है, जो कि कह सकते हैं एक तो होता है 352 के तहत, दूसरा होता है 356 के तहत और तीसरा होता है 360 के तहत। राष्ट्रीय आपात होता है 352, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात होता है। 352 के तहत ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और जो तीसरी बार की गई थी वो आंतरिक आक्रमण, ठीक है, आंतरिक अशांति के कारण की गई थी। और उस वक्त हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि उस वक्त जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी। करीब 21 महीनों के लिए ये लगा हुआ था, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? ऊपर हम लोगों ने देखा था कि कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, लेकिन क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से यहाँ पे भारत में कुल 5 प्रकार की मिट्टी है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और वो कौन कौन सी मिट्टी है? तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी के मुख्यतः 5 प्रकार हैं: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और रेतीली यानी रेगिस्तानी मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे, गुड़गांव, ठीक है, जिसको हम लोग आजकल गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? और वो हमारा करेक्ट होगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो इससे पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बता रखा कि भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन नियमित जो जनगणना यानी कि प्रत्येक जो 10 वर्ष पे की जाती है, अभी भी जो होता है 2011 में हुआ था, 2021 में होने वाला है, तो ये जो जनगणना नियमित होती है वो लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन क्वेश्चंस में पूछा गया कि पहली बार जनगणना कब हुआ था, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 1872। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नियमित पूछे तो वहाँ पे लॉर्ड रिपन को टिक करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहली पूछे तो वहाँ पे लॉर्ड मेयो को टिक करेंगे। भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवीं शिशु कन्या का नाम क्या था? क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया था आस्था, ऑप्शन डी सही होगा, आस्था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल लगा कब था? 1962 में लगा था। और उस वक्त जो प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री थे JLN, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 MCQ कंप्लीट किया और मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। अगर आपने कट ऑफ को क्लियर किया तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपने कट ऑफ को क्लियर नहीं किया तो आपको लूसेंट पढ़ने की और भी ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं क्यूज क्वेश्चंस का। तो आपके लिए क्यूज का क्वेश्चंस ये रहा, नीचे कमेंट्स करके राइट आंसर आप बता सकते हैं कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और रोजाना इसी तरह के एक मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारे साथ बन सकते हैं। और साथ ही साथ टॉपिक वाइज की भी वीडियो आपको चल रही है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। फ्री कंटेंट के साथ साथ अनअकैडमी पर आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन आपकी कंप्लीट तैयारी के लिए। एक ही सब्सक्रिप्शन में पाए अनलिमिटेड बेनिफिट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूँ, जो कि आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं आगे कभी भी देखने के लिए। तो हुई ना पूरी तैयारी एक ही जगह पर। आइए जान लेते हैं प्लस कोर्सेज़ के बारे में। अगर आप BPSC प्रीलिम्स प्लस मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं हिंदी मीडियम में फुल गाइडेंस के साथ,
तो आपके लिए फाउंडेशन बैच है, ठीक है, फाउंडेशन बैच है। इसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इन दोनों बैचेज में आपको फुल गाइडेंस मिलेगा बिहार के टॉप एजुकेटर से। तो बिल्कुल भी देर ना करें अपनी तैयारी शुरू करने में अनअकैडमी के साथ। अगर आपने इस बार का बीपीएससी प्रीलिम्स दे दिया है और मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनरोल करें लक्ष्य बैच में। इसमें आपके सारे जीएस के टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स जो भी हैं वो टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कवर कराए जाएंगे। उसी के साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। सारे कोर्सेज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि अनअकैडमी पर सारे कोर्सेज़ पढ़ने के लिए बस एक ही सब्सक्रिप्शन लगता है। तो सारे बीपीएससी कोर्सेज़ जो प्लेटफॉर्म पर है आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगी, बस एक बीपीएससी सब्सक्रिप्शन लेने से। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बस आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, इसमें अपना गोल बीपीएससी चूज़ कीजिए, प्लस कोर्स में जाकर के अपने मन चाहे कोर्सेज के लिए इनरोल करें और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट पाने के लिए मेरे रेफरल कोड निरंजन 10 का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। निरंजन 10 मेरा कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और क्रैक कीजिए बीपीएससी को। तो बीपीएससी